आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, गर्मी आते ही कई जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था होती है, घड़े रख दिए जाते हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले। लोग जो प्यासे हैं, वो जो राहगीर हैं, वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं, ये ज़रूरी होता है। इसी पर देखिए, इसी को देखते हुए हम बात करेंगे कि रांची के सूचना भवन के मुख्य गेट पर कि जब आप गुजर रहे उधर से तो ज़रूर देखेंगे कि मुख्य गेट के बाहर झारखंड सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। गर्मी के दिनों में इस दौरान बढ़ती गर्मी को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है। 4 घड़ों में शुद्ध पानी रखे जाते हैं, लेकिन जब लाइव इंडिया की टीम सूचना भवन पहुंची तो वहां पाया कि चारों घड़ों में पानी नहीं है। अगर पानी है भी तो घड़े के ढक्कन टूटकर अंदर गिरे हुए हैं। वहीं चारों तरफ काई लगे हुए उस घड़े में। अगर कोई राहगीर वहां का पानी पिएगा तो वो बीमार पड़ ही जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तो ज़रूर की गई, लेकिन मेंटेनेंस का अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे पानी पिलाने से क्या फ़ायदा जब राहगीर बीमार ही पड़ जाएं। इसी को लेकर देखिए, रांची के सूचना भवन के बाहर का जो जायजा लिया है, किस तरह से वहाँ पर घड़े रखे गए और घड़े का देखभाल भी कोई नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले का जो है जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी के सूचना भवन में जल है तो कल है अभियान चलाया जा रहा था और ऐसे में राहगीरों के लिए शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करने के लिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई थी। और यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ती गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा इस पहल को शुरू किया गया था। सूचना भवन के गेट के सामने इस पहल की शुरुआत हुई थी और राहगीरों के लिए शुद्ध पेयजल जो है वो यहाँ पर तमाम राहगीर जो है पानी पी सके, शुद्ध पानी पी सके, उसी को लेकर मुहिम शुरू हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि ये मुहिम अभी फ़िलहाल जिस तरीके से चल रही है, देखिए किस तरीके से जो घड़ों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है वो आपको साफ तस्वीरों में दिख रही होगी कि यहाँ पर जो 4 घड़े हैं उस चारों घड़े में पानी नहीं है और ना ही जो घड़े हैं वो किसी भी तरीके से मेंटेन है। देखिए, जो ढक्कन है वो टूटकर अंदर गिरे हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी है भी तो उसके अंदर टूटा हुआ ढक्कन है। ये तमाम जो 4 घड़े हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें घड़े के नल की तो नल तक टूटा हुआ है। तो कह सकते हैं कि योजना की शुरुआत होती है, एक पहल की शुरुआत होती है। जल है तो कल है और तमाम जिस तरीके से जल संरक्षण को लेकर के और जन संरक्षण को लेकर के शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई थी और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने का अपील जो है वो सूचना भवन झारखंड सरकार द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। लेकिन आपके सामने है इस तस्वीरों में, आप देखिए किस तरीके से जो घड़ों में शुद्ध पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही भी नहीं है। तमाम घड़े खाली हैं और घड़े अगर में थोड़ा बहुत पानी है भी तो उसमें टूटे हुए ढक्कन अंदर गिरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो राहगीर हैं, चूँकि ये सूचना भवन है, मुख्यमंत्री का आवास ठीक सामने है, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। राहगीरों की बात करें, लोगों की बात करें कि यहाँ से लोग जो हैं वो मोराबादी का भी इलाका कनेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर अगर लोगों को प्यास लगे तो यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब आए यहाँ पर और देखा, यहाँ का तस्वीर भी बिल्कुल अलग था। किस तरीके से यहाँ पर राहगीरों के लिए व्यवस्था तो ज़रूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्ध पेयजल तो दूर की बात है। अगर स्वच्छता की बात करें तो देखिए यहाँ पर काई लग गए हैं। देखिए किस तरीके से घड़ों में काई लग गए हैं। ये जो टेबल है यहाँ काई लग गए हैं। तो गंदगी के साथ साथ अशुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, अशुद्ध है पूरा यहाँ पर। और तमाम जो कह सकते हैं कि सूचना भवन इतना बड़ा कार्यालय है झारखंड का और ऐसे में जिस तरीके से इसका मेंटेनेंस होना चाहिए था, लोगों के लिए यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेंटेनेंस का अभाव है। और यही वजह है कि यह जो सेवा शुरू की गई थी, यह सेवा पूरी तरीके से लचर है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये सेवा जो है वो कहीं ना कहीं तमाम दावे जो है फेल हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जल है तो कल है, जल संरक्षण का अभियान जरूर शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से
कह सकते हैं कि सूचना भवन के सामने झारखंड सरकार की इस पहल को जब हमने देखने आया, ग्राउंड रिपोर्ट चेक की, तो यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। और यहाँ पर जो लोग शुद्ध पानी पीने आते थे, शुद्ध जल पीने आते थे, उसकी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो यहाँ पर तमाम जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा पानी है, और अगर आप इसको पीते भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेहत पर असर ज़रूर करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अभियान शुरू होता है, किसी भी तरह की पहल शुरू हो जाती है, तो इसको मेंटेन रखना, इसको कंटिन्यू रखना ही एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि हम आपको दिखाए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर शुद्ध पेयजल की नहीं देखने को मिली। सहयोगी राकेश के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। रांची के बरियातू रोड के बारे में बात करेंगे, जहां स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। रांची के बरियातू रोड क्यों जर्जर है? जहां पर फ्लाईओवर की बात होती है, फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ देखिए बरियातू रोड, अति व्यस्त रोड का ये हाल है। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा राजधानी रांची में 3 और नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण तो जरूर हो रहा है, पर रांची के कई ऐसे सड़क हैं जो आज भी जर्जर स्थिति में है। रांची का बरियातू रोड की स्थिति आप अगर गुजरे होंगे उधर से तो देखे ही होंगे, आज भी जर्जर है। बरियातू रोड में कई बड़े गड्ढे हैं। रांची के रिम्स के बाहर बरियातू रोड में कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जिससे सड़क दुर्घटना होने की संभावना है, और आए दिन बरियातू रोड में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। क्योंकि देखिए बरियातू रोड, खासकर उसमें रिम्स की बात करेंगे तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये सड़क है, क्योंकि यहाँ पर इस सड़क से एम्बुलेंस का पार जाना आना लगातार जारी है, जिससे वहाँ पर परिजनों को दिक्कत होती है, जो बीमार व्यक्ति हैं उसे दिक्कत होती है। कई लोगों की जो है जान चली गई है बरियातू रोड में। अब सवाल यह है कि आखिर बरियातू रोड की स्थिति कब सुधरेगी? रांची के बरियातू रोड का जो जायजा है वो लिए हैं संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची में फ्लाईओवर को लेकर कई योजनाएं आ रही हैं। 3 नए फ्लाईओवर और मिलने वाले हैं राजधानी के लोगों को। लेकिन अगर बात करें सड़कों की, तो राजधानी की सड़क अभी भी उसी बदहाली में है जिस बदहाली में वर्षों पहले हुआ करती थी। रांची के बरियातू रोड में हम, रिम्स जो है यहाँ पर सामने है, और रिम्स के सामने की जो सड़क है वो पूरी तरीके से बदहाल है। सड़क में गड्ढे हैं, और साथ ही साथ बरियातू का जो सड़क है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिस तरीके से सड़क की जो हालत है वो देखी जा सकती है, और जो तमाम गड्ढे हैं उसे बनाया गया है। लेकिन बनाने के बाद भी जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी रोड बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं फिर से उसी हाल में आ गए हैं जो हाल में पहले से हुआ करते थे। अब सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। देखिए ये जो सड़क है, यहाँ पर एक ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बनाया गया है जो कि तोड़ दिया गया है या टूट चुका है, और एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर जो है। अब सवाल ये है कि अगर बगल से कोई गाड़ी यहाँ आती है तो अचानक इस स्पीड ब्रेकर से कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक गड्ढा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ जिस तरीके से एक नाली का ढक्कन जो है वो साफ दिख रहा होगा आपको। इस तरह की तस्वीरें आपको हम बरियातू रोड में आए दिन दिखा सकते हैं, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से बरियातू रोड की स्थिति है, पूरे राजधानी रांची के कई ऐसे रोड है जो मुख्य सड़क है उसकी स्थिति जो है वो अभी वही है। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में फ्लाईओवर की योजनाएं तय हो रही है, 3 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 3 फ्लाईओवर और बनने की तैयारी है। लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो सड़क की स्थिति वही है जो पहले हुआ करती थी। अब पूरे बरियातू रोड की बात करें तो बरियातू रोड की स्थिति जो है, तमाम रोड में गड्ढे हैं। आपको कुछ कह सकते हैं कुछ मीटर आप आगे बढ़िएगा तो फिर से गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स टूटे हुए हैं, नाली का जो ढक्कन है वो रोड पर है। कहीं ना कहीं साइड से जो सड़क है वो देखिए, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि जो सड़क वो बना है, और यहाँ पर जो दोनों मटेरियल है दोनों में कितना अंतर है। और देखिए बैलेंस आराम से बिगड़ सकता है, क्योंकि स्कूटी जो होते हैं उसमें छोटे चक्के होते हैं, और कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती है, आए दिन यहाँ पर मौत होती है। सबसे बड़ी बात, बरियातू रोड में तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं। अगर बात करें रिम्स की, सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। उसके बाद बात करें तो कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो कि यहाँ पर
लोग इलाज कराने पूरे झारखंड से आते हैं। खासकर जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो है वो चूँकि पेशेंट्स रहते हैं तो एम्बुलेंस को रश आवर्स में जाना पड़ता है, सायरन बजा के जाना पड़ता है, साइड से, बगल से और काफ़ी तेज़ी से जाना पड़ता है। लेकिन इस गड्ढे के कारण एम्बुलेंस को भी पहुंचने में देर होती है। एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज बैठे हैं उसे भी दिक्कत होती है, क्योंकि जर्किंग जो है वो लगातार एम्बुलेंस में देखने को मिलता है। सड़क जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जर्जर स्थिति में है। और सवाल अब ये उठता है कि आखिर जो फ्लाईओवर्स की योजनाएं तय हो रही हैं, जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन बरियातू रोड की सड़क कब बनेगी? बरियातू रोड में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, मरीज के लिए सड़क को बनाना काफ़ी आवश्यक है। अगर बात करें पूरे राजधानी रांची की, तो पूरे राजधानी रांची में इस तरह की कई ऐसी सड़कें हम आपको दिखा देंगे। और आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से राजधानी रांची में तमाम सड़कों का जो जर्जर स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब बरियातू रोड का जो सड़क है वो बनेगा। सहयोगी राकेश के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। पूरे देश भर में E20 एथनॉल यानी कि 20% एथनॉल का प्रयोग पेट्रोल में किया जा रहा है, जिसके कारण परेशानियां हो रही हैं। पूरे देश भर में गाड़ियों में परेशानियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरे E20 यानी कि एथनॉल का प्रयोग पेट्रोल में किया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश भर में ये संशय बना हुआ है कि उनकी गाड़ियों में इसका असर क्या होगा और क्या देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होने की वजह से उनकी गाड़ियों का माइलेज जो है अचानक से कम हो गया। जहां दुगने पैसे उसमें लगाकर पेट्रोल लेने पड़ रहे हैं, वहीं इंजन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये लोगों का कहना है। रांची के पेट्रोल पंप का जायजा लिया है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। देश भर में E20 यानी कि तमाम पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसे लेकर के पूरे देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इथेनॉल का मिश्रण से जो 20% इथेनॉल जो है वो मिलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, जो माइलेज है उसमें कमी आ रही है और इंजन में भी फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, राजधानी रांची में भी तमाम पेट्रोल पंपों में इथेनॉल की मात्रा जो है वो 20% मिश्रण की जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सवाल ये है कि जिस तरीके से जो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दें कि गन्ने और मक्का का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो है भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है। और कह सकते हैं कि इथेनॉल का मिश्रण जो पेट्रोल में किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल क्या खड़े हो रहे हैं कि उनकी गाड़ियां प्रभावित हो रही है, उनके जो 2 चक्के हैं, 2 पहिए वाहन हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इथेनॉल का मिश्रण है उसे लोग क्या समझते हैं, इथेनॉल 20% जो मिलाया जा रहा है उसे लेकर के लोग क्या समझते हैं। भैया, आपके पेट्रोल पंप में कितना प्रतिशत इथेनॉल जो है तो लोग क्या समझते हैं, लोगों का क्या कहना है। कहीं ना कहीं पूरे रांची शहर में जिस तरीके से कह सकते हैं। और भैया आपसे बात करेंगे, ये जो अभी पूरे देश भर में इथेनॉल का मिश्रण जो है कहा जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लोग का कहना है कि गाड़ियों में असर पड़ रहा है। कंसर्न तो है, तो गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर इट, क्या करना चाहिए इसके चलते। हमें तो जो रेट दे रहा है हमको तो खरीदना पड़ रहा है, मजबूरी है गाड़ी चलाने की। इथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों में असर। नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं आ रहा, बट इन फ्यूचर वो आने वाला कल में वो गाड़ी में प्रॉब्लम आने ही वाला इथेनॉल के चलते। तो ये है गवर्नमेंट इसके लिए प्रिकॉशंस ले या फिर कार्रवाई करे या कड़ाई करे तो बेटर रहेगा। कई पेट्रोल पंप में देखा जा रहा है कि सभी पेट्रोल पंप में अब इथेनॉल का मिश्रण हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी पेट्रोल पंप बने जहां इथेनॉल का इस्तेमाल ना हो। ये तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स ना, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम जिसको वोट फिलहाल ये चिंता का विषय है कि कंसर्न है, बड़ा कंसर्न है, ये बिग कंसर्न है। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि एक चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से जो इथेनॉल का मिश्रण जो किया जा रहा है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित है, भ्रमित हैं कि आखिर क्या वजह है कि इथेनॉल जो है वो कहीं ना कहीं मिलाया जा रहा है। सर, जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है
क्या चिंता का विषय है, क्या लगता है आने वाले दिनों में? विषय है कि जो पहले एवरेज गाड़ी का माइलेज जो देता था उसमें काफ़ी कमी हो गया है, असर पड़ रहा है। क्या लगता है कि सरकार को कुछ और इसका जो है कि इंजन पर भी इफेक्ट आएगा। जब माइलेज पर आता है हाँ, माइलेज पर आएगा तो इंजन पर भी इफेक्ट आएगा। इसमें सही पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। क्या इथेनॉल लगता है कि सरकार को कुछ उचित कदम उठाना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए। सही गाड़ी का पेट्रोल मिले तो गाड़ी का लाइफ भी रहेगा। ये किसी अगर आप बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, लोग गाड़ियों पर असर पड़ रहा है, लाखों की गाड़ियां होती है। ऐसे में कितना आप सोचते हैं कि ज़रूरी है इथेनॉल का मिश्रण? इथेनॉल तो बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल से ही इथेनॉल का तो उतना ये नहीं है, लेकिन तेल सही होना चाहिए। पेट्रोल जो है वो सही होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल पंप में किया जा रहा है, पेट्रोल में किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग जो है चिंतित है। और यही वजह है कि कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कि जो इथेनॉल का मिश्रण जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सर, अब जो है इथेनॉल को भी मिलाया जा रहा है, कितना चिंता का विषय है? क्योंकि लोग कह रहे हैं माइलेज और इंजन में इसका फ़र्क पड़ रहा है। ये तो अनुभव तो किए नहीं है, उतना गौर नहीं किए हैं। ऐसा शिकायत आ रहा है रांची में भी, कई जगह गाड़ी जो है मैकेनिक के पास जा रही हैं और पेट्रोल की वजह से ही जा रही है। ऐसा आपको अभी महसूस नहीं हुआ? हाँ, महसूस नहीं हुआ। लेकिन कितना चिंता का विषय है सर ये? तो चिंता का विषय तो है। अगर इस तरह का हो रहा है तो ये तो जरूर चिंता का विषय है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम जो है ये खबर दिखा रहे हैं कि इथेनॉल जो है वो उसके मिश्रण से लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि माइलेज में साफ असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इंजन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को कोई दूसरा विकल्प निकालना चाहिए या फिर सरकार को एक अपील करनी चाहिए कि इथेनॉल जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है गाड़ियों के लिए और आने वाले दिनों में गाड़ियों में कोई भी खराबी नहीं आएगी। अगर इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं लोग सरकार पर भरोसा करेंगे और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पेट्रोल पंपों में इथेनॉल के मिश्रण के साथ अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे। राकेश के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। झारखंड में एसआईआर शुरू हो चुका है और घर घर बीएलओ एसआईआर को लेकर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हालांकि एसआईआर का ज्यादा राग कांग्रेस की ओर से अलापा जाता है। इसी को लेकर एसआईआर को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रांची लोकसभा के अंतर्गत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वोटर हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। अभी तक 73% ही वोटर को चिन्हित किया गया है। वहीं रांची लोकसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा वोटर और नॉन वोटर को चिन्हित करना जरूरी है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की ओर से हर लोकसभा क्षेत्र में बैठक किया जा रहा है। रांची लोकसभा क्षेत्र के इस बैठक के दौरान कांग्रेस के झारखंड सह प्रभारी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है और यहाँ की यह खूबसूरती है कि यहाँ का भाषा, यहाँ का रंग रूप, तमाम चीज़ अलग है। फिर भी संविधान ने एक हमको ताकत दिया है कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु के जितने भी वयस्क पुरुष महिला लोग हैं वो अपना मन मुताबिक सरकार को चुन सकते हैं। अब जो है कि इस बार का एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको होना ही है, एक उसका समय सीमा के बाद में होना है। लेकिन इस बार का जो एसआईआर है वो आपको राष्ट्रीयता से आपको का पहचान दिला रहा है। तो कांग्रेस पार्टी यह प्रयास कर रही है कि अंतिम योग्य मतदाता का नाम ना कटे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। और अभी राज्य में जो है कि ओनली आपके पास में 73% ही मैप हुआ है और जो है कि अभी आपको 27% मैपिंग कराना बाकी है। तो कांग्रेस पार्टी और सरकार भी, इवन की सरकार ने कई एक स्तर पे पदाधिकारियों को लगा करके इसको ठीक करने का और अंतिम लोगों को जोड़ने का और जो इलीगल लोग हैं उसको काटने का सरकार
में एक सरकार वो काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी यह प्रयास कर रही है इलीगल लोगों का ना जुड़े और जो योग्य वोटर है उसका नाम जुड़े। आज उसकी बैठक हमारे रांची पार्लियामेंट के अंदर में हुआ है। निश्चित तौर से हम धीरे धीरे करके अभी 1 महीना का तकरीबन हमारे पास समय है, हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हम सहयोग कर सकें। कल्याण विभाग मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि कई पदों पर बहालियां निकाली जाएगी। 927 पदों पर बहाली की बात कही गई है। बिहार की बात कर रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। विभागीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य एवं अति पिछड़ा आवासीय विद्यालयों में 927 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस भर्ती का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। एक अभ्यर्थियों को इससे सफलता मिली है और बच्चों ने लाभ लिया है। हमारी सरकार की संकल्पित है इन पीछे, अति पीछे अन्य वर्गों के छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए। पूर्व में है कि इन वर्गों के लोगों के अभिभावकों को 1.5 लाख की राशि थी और अभी है कि 3 लाख की राशि तक बढ़ाई गई है ताकि वो बच्चों को नामांकन करा सके अपनी आय के साथ। हमारी भावी योजनाएं हैं, हमारे विजन है। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना का प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसके तहत प्रतिष्ठित संस्थानों में यूपीएससी, क्लर्क, निफ्ट और यहाँ तक कि विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक केवल जिला स्तर पर और केवल बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है। अब हम अनुमंडल स्तर पर भी बालिकाओं के लिए 520 आसन वाले और बालकों के लिए 720 आसन वाले नए आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम हो रही है। छात्रावासों की कमी को देखते हुए हम जिला अनुमंडल पर बालिकाओं के लिए और अनुमंडल स्तर पर बालकों के लिए 100 सीटों वाले नए जननायक कपूरी छात्रावास का निर्माण कराने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हमने केंद्र और राज्य सरकार से कुछ विशेष अनुरोध भी किए हैं। 10+2 पास छात्राओं को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर एवं बनाने, पुलिस फायर सर्विस भर्ती की तैयारी कराने एवं इंटरमीडिएट एवं तकनीक कोर्स कर रहे बच्चों को 50,000 रुपये तक का नया लैपटॉप देने का प्रस्ताव हमने रखा है। प्रणाली के तहत 10 अन्य पिछड़ा वर्ग सैनिक स्कूल खोलने की योजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी तरह से आम जनता और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हम जल्दी ही हमारी सरकार ऑनलाइन शिकायत व सुझाव पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। और हमारे इन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के जो 60% उनके लिए तेज रफ्तार से सारी योजनाओं को लागू कर रही है और भी आगे कर रही है सरकार। और बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ये हमारी सरकार क्या उन पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाकर और उनके आगे भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रगतिशील उनका लक्ष्य है। वाले पीएमसीएच की बात करेंगे, जहां विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी और हड़ताल पर चले गए और जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा मरीजों को। पटना के पीएमसीएच में आज जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल रही और ऐसे में भारी संख्या में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे और उन्होंने मांग की है कि टाइपिस्ट की मांग को लेकर और आए दिन जूनियर डॉक्टरों पर जान से मारने की जो धमकी मिलती है मरीज के परिजनों के द्वारा, ये इस मांग को लेकर कहा जाए सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं मिलती है तो जूनियर डॉक्टरों से उलझ जाते हैं परिजन, लड़ाई करने लगते हैं या सुरक्षा की मांग और स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर और सही समय पर पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हो सके इसको लेकर हड़ताल की गई। और इन सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर नजर आए, जिससे ओपीडी पूरी तरीके से बाधित तो रहा ही, साथ ही मरीज काफ़ी संख्या में परेशान रहे।
जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेंगे यहाँ स्ट्राइक पे। मांगे हमारी बेसिक एक तो है कि हम लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। इतना सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए हम लोग हर चीज़ का जो सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं उसके लिए हम लोग को चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए, इमरजेंसी ड्रग्स जो भी होता है अवेलेबल कराया जाए, जो ट्रॉली का फेलियर है उसको सॉल्व किया जाए। और इतने सारे अटेंडेंट्स जो आते हैं हम पे, हम बेसिकली एलिगेशन लगाते हैं, थ्रेटन करते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जी हमेशा हम पे ही एलिगेशन लगाया जाएगा, हर चीज़ के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो हमको भी अपना पक्ष रखने के लिए तो उतरना पड़ेगा ना, स्ट्राइक करना पड़ेगा। हमारी भी डिमांड्स है, उनको भी सुनना पड़ेगा, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को। आप लोग हड़ताल पे क्यों हैं? हड़ताल पे जाने का ये एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजन है। थ्रेट है हम लोग को यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, 10 अटेंडेंट आके एक साथ घुस जाता है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे डॉक्टर्स क्यों नहीं है टाइम पे? इतना सारा पेशेंट लोड है, उस पर कितना हम लोग क्या कर सकते हैं? पेशेंट का लोड इतना ज़्यादा है, हर जगह से पेशेंट रेफर होकर यहाँ आ रहा है, उस पर ये लोग डिमांड करता है हर पेशेंट के बेड पे एक डॉक्टर होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इतना हर एम से पेशेंट रेफर होकर आ जा रहा है, IGM से रेफर होकर आ जा रहा है पेशेंट। हम लोग सबको एक साथ नहीं देख सकते। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। जांच नहीं हो पा रहा है, कोई भी डॉक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 बजे रात में यहाँ पे कोई भी जांच नहीं हो रहा है, डॉक्टर से आके पूछता है जांच क्यों नहीं हो रहा है, दवा क्यों नहीं मिल रहा है। ये हम लोग कब तक इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और डॉक्टर्स कब तक इस चीज़ के लिए मार खाता रहेगा? लड़ाई होने का भी यही रीज़न है, यहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है, ट्रॉली नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, जाँच नहीं हो रहा है, हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। कभी जांच के लिए कोई आए हैं कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। नहीं है। सुपरिटेंडेंट सर से बात हुआ है, वो आश्वासन दिए हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी या हेल्थ डिपार्टमेंट पे। अब आगे से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से हम लोग आगे। निशांत कुमार आए हैं कि नहीं? अभी तक तो सर नहीं आया। नहीं है। रांची के दशमफोल रोड विवाद का मामला ये चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमले किए गए, कार के शीशे तोड़े गए और मारपीट की नौबत की स्थिति हो गई। देखिए, अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी के दशमफोल थाना क्षेत्र में मंगलवार की बात है, जिस तरह से कथित रोड रेज और कार का शीशा तोड़ने की जो घटना को लेकर ये जो मामला सामने आया है। शुरुआती चर्चाओं के बीच पुलिस जांच के मामले की अलग तस्वीर उभर कर आई है। सोशल मीडिया पर इसे गुंडागर्दी और युवतियों के साथ बदसलूकी की घटना बताया जा रहा है, लेकिन जांच और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पुलिस का कहना है कि विवाद की शुरुआत सड़क पर हुई टक्कर के बाद हुई और कहासुनी से हुई। मामले की पड़ताल में यह भी सामने आया कि एक युवती ने दोपहर 12:33 में स्टेट कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सूचना दी कि एक कार उनका पीछा कर रही है। इसके बाद 12:38 में स्टेट कंट्रोल रूम ने यह सूचना जिला कंट्रोल रूम को भेजी। मात्र 1 मिनट बाद 12:39 में जिला कंट्रोल रूम ने दशमफोल थाना प्रभारी को घटना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक बाइक सवार पुलिसकर्मी को रवाना किया, जो करीब 6 मिनट में मौके पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस की गश्ती वाहन भी अलग 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच घटना के दौरान हाईवे पेट्रोलिंग वाहन के मौके पर नहीं होने की बात भी कही गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि 12:18 से 12:55 तक हाईवे पेट्रोल वाहन 2 दशमफोल थाना क्षेत्र से लेकर बुंडू तक नियमित गश्त पर था। पुलिस के अनुसार इसकी पेट्रोलिंग का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज जिले से एक खबर आ रही है, जहां महिला कोर्ट जा रही थी और लेकिन इसी बीच आंख पर मिर्च डाला गया और ब्लेड से हमला किया गया। पूरा मामला क्या है, देखिए। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के कुम्हरिया के पास सुबह कोर्ट जा रही महिला पर 2 लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि बाइक सवार दोनों आरोपियों ने टोटो रुकवा कर महिला को खेत की ओर ले जाकर मारपीट की, आंख में मिर्च झोंकी और ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही महिला के पास रखे नकदी, जरूरी कागजात और कान की बाली लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर रांगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए
बरहड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पीड़िता के परिजनों ने पारिवारिक विवाद को घटना की वजह बताते हुए 2 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर रांगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवादा से खबर आ रही है, जहां स्कूल में अभिभावकों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वो प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं की शिफ्टिंग का ये मामला है। नवादा अकबरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पीएम श्री योजना के तहत इंटर विद्यालय अकबरपुर में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रस्तावित शिफ्टिंग का बुधवार को अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय परिसर में एकत्र होकर कहा कि बिना अभिभावकों की सहमति और स्थानीय परिस्थितियों का आकलन किए बिना बच्चों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिफ्टिंग में से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की पढ़ाई और आवागमन प्रभावित होता है और उन्होंने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ से मोबाइल पर बातचीत की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार विद्यालय के हस्तक्षेप के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से हालांकि रोक दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने प्रशासन से आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर लिया जाए ताकि छात्रों के हित प्रभावित न हो। प्रदर्शन में कई भारी संख्या में अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार छपरा पहुंचे, जहां छपरा में भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और नीतीश कुमार ने महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। सारण जिले के जलालपुर प्रखंड जब पहुंचे, उन्होंने प्रसिद्ध लोक गायक और स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देखिए। इस अवसर पर उन्होंने महेंद्र मिश्र के राष्ट्रीय लोक संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांझी विधायक रणधीर सिंह ने अंग वस्त्र भी भेंट किया है और डिप्टी सीएम ने वहां उपस्थित स्थानीय लोगों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहीं मौके पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह श्रीगीवाल और मांझी विधायक रणधीर सिंह सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने भी महेंद्र मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारीबाग नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहली बार पदेन सदस्य के रूप में सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि शहर के विकास की पहली प्राथमिकता बेहतर सड़क है, सुदृढ़ नालियां हैं, प्रभावी जल निकास व्यवस्था होनी चाहिए। सांसद ने केशव हॉल के समीप पार्किंग निर्माण, पुरानी सब्जी मंडी के विस्तार, स्ट्रीट वेंडरों के व्यवस्थित पुनर्वास, खाता संख्या 140 के होल्डिंग परिवर्तन और शहर के मुख्य नाले के दोनों ओर शोल्डर निर्माण का सुझाव दिया। उन्होंने नगर निगम को आवश्यक मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सांसद निधि से हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिया है। बैठक में मेयर अरविंद राणा, डिप्टी मेयर अविनाश कुमार यादव, नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता, पार्षद और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि केंद्र, राज्य और नगर निगम के समन्वित प्रयासों से हजारीबाग को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाया जाएगा। टाइड और अनटाइड फंड से बहुत सारे तालाबों के नवीकरण का जब तक मैं था तब तक इतनी कुछ चर्चा चल रही थी, उनके सौंदर्यीकरण और ये मेरा 4-5 प्रस्ताव है कि मैंने रखा है। पहला तो कि जो एशियन हॉल के बगल में
जो एक छोटे नागपुर गाँव की जो जगह थी जो अभी नगर निगम के पास है, उसमें पार्किंग बनाया जाना चाहिए ताकि पार्किंग का जो समस्या है पूरे मेन रोड में अगल बगल में कहीं भी पार्किंग नहीं है, वो बन जाने से एक जो है वो भला होगा। दूसरा जो अभी सब्जी मार्केट बस स्टैंड के पास में बना है, उसका एक हिस्सा पीछे का सामने का हिस्सा में वो नहीं बन पाया है, उसको भी एक्सटेंड किया जाए। वहाँ एक भवन है, पुराना भवन है जो गिरने के कगार पर और लोग झज्जर है, तो उसको एक्सटेंड करके वहाँ उस पूरे इलाके में जो है सब्जी मंडी को आगे जो है एक्सटेंड करना चाहिए। तीसरा, हम लोगों को पहले भी एक बार किया हुआ था, जो वेंडर है स्ट्रीट वेंडर्स है उनका 1147 लोगों का एक लिस्ट था, उस लिस्ट को अपडेट करते हुए उनको कहीं एक जगह पर अकोमोडेट करना चाहिए जहाँ की लोग जा सकें। ऐसे जगह पर नहीं देना चाहिए जहाँ की कोई जाए ही नहीं, जमीन दे दीजिए कोई जाएगा भी नहीं। वो कराते हुए जो रोड है उनका उसका चौड़ीकरण हो ताकि यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निदान हो सके। 140 थाना का जो विषय चल रहा है उस पर होल्डिंग जो है वो चेंज हो, नगर निगम के अधीन जो चीज़ है वो चेंज हो, उस पर हमने ध्यान आकृष्ट किया। और एक विषय था कि नगर निगम को अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट की ज़रूरत है सांसद की तरफ से, तो वो हमने उनको सजेस्ट किया कि अगर आप कुछ बताएंगे तो वो हम लोग आपको देंगे। और अंतिम मेरा सजेशन था कि जो कुछ बड़ी योजना है, जैसे जो नाला बहता है पूरा 1000 साथ एक तरफ में शिवपुरी से शुरू होता है और एकदम क्षितिज अस्पताल के साइड तक जाता है, तो अगर उसका हम लोग दोनों तरफ से अगर हम लोग शोल्डर बना देते तो जो है क्या अभी भी हजारीबाग शहर को डूबेगा नहीं, बाढ़ की समस्या से यहाँ पर निदान हो जाएगा। इस पर केंद्र सरकार का जो मदद हो सकता है, अगर ये लोग यहाँ से राज्य के माध्यम से योजना को भिजवा देंगे तो हम लोग केंद्र के माध्यम से उसको पिकअप करवा करके वहाँ से उसको सैंक्शन करवाएंगे। समय समय पर अलग अलग वार्ड पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर से मुलाकात होते रहती है, तो हमारा जो इनपुट होता है, हमारे पास जो जानकारियाँ होती हैं वो हम लोग क्योंकि बारिश भी प्रारंभ हो गई और विभिन्न गलियाँ भर जाती है हल्की बारिश में, तो इसके लिए क्या कुछ समुचित व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा है? देखिए, ये नगर निगम को सबसे पहले तो डीप क्लीनिंग जो है, प्री मानसून डीप क्लीनिंग कराना चाहिए कि जो नालियाँ बंद हो गई हैं उसको बरसात के पहले, एक बार बरसात आ गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बरसात के पहले गर्मी में ये पुराना परंपरा था कि गर्मी के समय में इसको शुरू किया जाता था, एक अभियान के तहत में सभी जगह पर सभी नाली को विशुद्ध किया जाता था ताकि नदी का ये जो आपका बरसात का जो पानी है वो नाली के माध्यम से बहे, रोड पर नहीं बहे। और जहाँ पर तंग गली है अगर वहाँ पर नाली भरा हुआ रहेगा तो नाली से पानी नहीं जाएगा, पानी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। पहला तो ये है। दूसरा, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जो लोग सॉलिड वेस्ट अपना नालियों में फेंक देते हैं, नाली में चला जाता है जिससे कि नाली भर जाता है, अगर जागरूकता चलाएंगे तो धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो जाएंगे कि नाली हमको भरना नहीं है, नाली को हमको बचाना है, तब जो है इस समस्या से हम लोग को निदान मिल पाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।